हाय एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एनसीईआरटी। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का अध्याय 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, तो इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में और मगध राज्य जो कि सबसे शक्तिशाली राज्य माना गया है उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारे जो शासक थे, राजा थे, उनका चुनाव किस प्रकार से होता था उस टाइम पे, पहले के टाइम पे, तो इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो पूरी क्लास देखना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो PDF के रूप में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का चैप्टर हमारा राज्य, राजा और शासक। देखिए, कुछ लोग जो है शासक कैसे बने थे उस टाइम पे। लगभग 50 वर्ष पहले जो है हमने अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए हम करते थे। मतदान जो कि अब भी करते हैं हम, हमारे जो सरकार का चुनाव होता है तो हम वोट डालते हैं, उसी प्रकार से पहले भी होते थे। लेकिन बहुत पहले, उससे भी पहले क्या करते थे, शासक किस प्रकार से बनते थे। करीब 3000 साल पहले जो है, पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, यज्ञ आयोजित करते थे और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। जो भी यज्ञ करता था वो राजा क्या करता था, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, सबसे बड़ा यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ, और उसका एक राजा जो है उसका आयोजन करता था। इसमें क्या करता था, यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र छोड़ देते थे विचरण के लिए। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोक लिया तो उसको वहाँ पर क्या करता था, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा जो था, जिसने घोड़ा छोड़ा था, अगर उस घोड़े को किसी और ने रोक लिया तो उनको आपस में लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली उसको मान लेते थे। और इसके बाद क्या है, उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया गया था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया गया था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा जो थे उसके लिए उपहार लेकर आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था और उसको राज सिंहासन पर या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठा दिया जाता। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की क्या करता था, विजय एवं अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के जो सगे संबंधी या फिर खासकर उनकी पत्नी और पुत्र जो थे, रानियां और पुत्र, वो क्या करते थे, कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे उनको। और अन्य जो राजा आमंत्रित थे उनको सिर्फ बैठ करके यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित जो है पवित्र जल का छिड़काव करते थे और कई अनुष्ठान भी करते थे। विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग जो उपहार लाते थे, लेकिन जो पुरोहित है, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उनको कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं करते थे। यानी कि उस समय में 4 जो है सामान्य जातियां मानी गई हैं। सबसे पहले है ब्राह्मण और फिर हमारी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो देखिए आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे। जो शूद्र होती है सबसे निचले वर्ण की, उसको जो है आमंत्रित नहीं करते थे यज्ञ में। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। पहला था ब्राह्मण, उसका क्या काम था ब्राह्मणों का, वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना। क्षत्रिय था, जिन्हें उनको उपहार मिलते थे। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य क्या काम करते थे, खेती और पशुपालन और व्यापारी भी थे। और जो शूद्र थे, निचले वर्ग वाले, वो क्या करते थे, इन तीनों वर्गों की देखभाल करते थे, इसलिए इनको निचले वर्ग का मानते थे। और जो है यज्ञों में इन सभी में आमंत्रित भी नहीं किया गया था इनको। अगला देखिए, जनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उस समय ये देखिए साइड में चित्रित धूसर पात्र, यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है धूसर पात्र का, जिनके ऊपर क्या था, जो है चित्र बनाए गए थे सुंदर सुंदर। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते थे। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए करते थे। ये देखिए यहाँ पर इनके जो है सुंदर चित्र भी बनाए गए हैं, डिजाइन वगैरह उस समय में ये पात्र मिले हैं। ये जनपद देखिए, महायज्ञ को करने वाला राजा अब जन के राजा जो है ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, लोगों के बसने की जगह है, जन के बसने की जगह है, यानी कोई गांव, कस्बा, नगर, इस तरह से वो वहाँ का राजा बन गया था।
कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाए गए हैं चित्र में। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला मिला है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एंटा के पास जो है अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख हैं। जनपदों के ये कुछ नाम दिए हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ, हस्तिनापुर और एंटा के पास अतरंजी खेड़ा। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों एवं अन्य जानवरों को पालते थे और चावल, गेहूं, धान जो है दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आगे देखिए, ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और जिनमें जो है धूसर, चित्र हमने पढ़ा, धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिनको चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना गया है। और जैसा कि हमने इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या फिर ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते थे ये चित्र। अगला हमारा महाजनपद। जनपदों के बारे में हमने पढ़ा। महाजनपद देखिए, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इनको क्या कहने लगे थे? महाजनपद कहा जाने लगा था। कुछ महाजनपदों को चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर मैप में। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी व ईंट की, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें भी बनाई गई थी। अब ये दीवारें किस लिए बनाई गई थी इसके बारे में देखेंगे आगे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर करके अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी की थी, किलों का निर्माण किया। कुछ राजा जो है अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची व प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि एवं शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे और इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों एवं उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता, क्योंकि बाहर से कोई आक्रमण जो है आसानी से नहीं कर पाता था। इस तरह की दीवार, विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट व पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों एवं बच्चों ने इसके लिए जो है काफ़ी अथक यानी कि कठिन परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी इन बड़ी बड़ी दीवारों को बनाने के लिए। ये बड़ी दीवार का एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कहाँ की दीवार है। ये देखिए कौशाम्बी किले की दीवार है। कौशाम्बी किले की दीवार आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः कब का है? 2500 साल पहले का है। आगे देखिए, अब राजा जो है सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर के पूरे साल रखते थे। कुछ भुगतान जो है संभवतः है आहत सिक्कों जो है के रूप में होता था और इन सिक्कों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर 8 में आगे करके हम धीरे धीरे डिटेल में जानेंगे। कर देखिए, कर किस प्रकार से वो कर वसूलते थे, किन से वसूलते थे? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उनको प्रचुर संसाधनों की भी जरूरत होती, उनको रखने के लिए, उनको देने के लिए। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के जो राजा थे वो लोगों के द्वारा समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रह करके अब नियमित रूप से कर वसूलते थे। पहले क्या करते थे, जो राजा, छोटे मोटे राजा थे और लोग जो कर व्यापारी हो गए, कृषक हो गए, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, जो उनको उपहार देते थे राजाओं को, उसके ऊपर वो अपना राज्य चलाते थे। लेकिन अब क्या करते थे, वो उनकी सेना बड़ी हो गई थी, नियमित रूप से रखने लगे थे, तो उनको जो है वेतन देने के लिए वो क्या करते थे, जो है नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब कर किस रूप में वसूलते थे? फसलों के ऊपर जो है कर लगाए गए थे, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, पशुपालक जानवर और उनके उत्पाद यानी कि दूध वगैरह के ऊपर भी उनको कर देना पड़ता था। व्यापारियों को जो है सामान के ऊपर कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं देते थे, उनको वो कर के रूप में उनसे चीज़ें लेते थे। कृषि में किस प्रकार के परिवर्तन आए थे? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। पहला परिवर्तन था हल के जो फाल थे वो लोहे के बनने लगे थे। पहले किसके थे? लकड़ी के। अब कठोर जमीन को जो है क्या किया था, लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोत सकते थे और इससे जो है फसलों की उपज बढ़ गई थी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ था इस समय? लोगों ने जो धान के पौधों का रोपण किया था, रोपण करना शुरू कर दिया था। जो पहले हैं जो बीजों को छिड़क देते थे, लेकिन बाद में रोपण करना स्टार्ट कर दिया। खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान का पौधा तैयार करके उसका रोपण शुरू किया गया था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए जो है पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। कृषि में दो तरह के परिवर्तन आए थे।
एक हल्का परिवर्तन और बीजों के जो है धान के रोपण का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी मगध राज्य के देखिए, मगध राज्य जो कि सबसे शक्तिशाली राज्य माना गया था, उसमें 200 सालों के भीतर जो है मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा सोन जैसी नदियां मगध से होकर के बहती थी। एक यातायात और जल वितरण व जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी नदियाँ थी? गंगा और सोन नदी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, यानी कि एक साइड में काफ़ी जंगल थे और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें जो है प्रशिक्षित करके एक सेना के रूप में लगाया गया था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी और इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा ऐसे की खदानें भी थी। महत्वपूर्ण औजार हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे। इसीलिए इन इतने सारे संसाधन जो है इसके आसपास थे, इसी वजह से ही मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे। पहला था बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। अन्य जनपदों की जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद क्या था? एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का एक क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक जो है राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी। बिहार जो है राजगृह, और बाद में किसको राजधानी बनाया गया? पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना है, उसको राजधानी बनाया गया था। तो पहले जो आपकी राजधानी कौन सी थी मगध की? बिहार में राजगृह है, बाद में पटना पाटलिपुत्र को बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का जो राजा था सिकंदर, वो विजय प्राप्त करना चाहता था, जो है विश्व विजय, पूरे विश्व के ऊपर जीतना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, यानी कि जो है अपने सेना को लेकर के मगध की तरफ बढ़ने लगा, तब सिपाहियों ने इनकार कर दिया और वे इस बात से भयभीत हो गए थे कि भारत के जो शासक हैं, बिंबिसार हो गया या उससे पहले के कोई भी राजा हो गए, अजातशत्रु, बिंबिसार, उन क्या थे? उनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इस वजह से वो जो है डर गए थे। वज्जी देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, बिहार थी। वैशाली राजधानी किसकी थी? वज्जी की। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसको गण या फिर संघ कहते थे। गण या फिर संघ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था कहाँ पर थी? वज्जी में। गण या संघ में कई शासक होते थे और प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, उस शासक होते थे। वे सभी क्या करते थे? राजा सभी अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते, सभाओं में बैठकर बातचीत करते, बहस करते, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है। कोई भी काम हो गया, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर के चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास व कामकर, कौन कौन इसमें शामिल नहीं होता इन सभाओं में? स्त्रियां, दास और जो कारीगर थे, काम करने वाले, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये जो है बौद्ध निकाय, एक जो है बौद्ध ग्रंथ है, इसमें भी इसका वर्णन दिया गया है। वज्जी संघ का, वज्जी संघ का ये वर्णन जो है दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं और ये करीब क्या है? 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु क्या है? वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को क्या है? बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। अजातशत्रु किसके ऊपर आक्रमण करना चाहते थे? वज्जी संघ पर। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तब उनको पता चला कि ऐसा नहीं है और उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, किस प्रकार से जो है बुद्ध ने उनको बताया था कि वे तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलकर के काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहर व गांव के चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करके उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक ही जो है वज्जीवासी उन्नति करते रहेंगे। ये किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था। और जो है इस प्रकार से कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक
चलता रहा था। और इसके बाद गुप्त शासकों ने गण एवं संघ पर विजय प्राप्त करके उनको अपने राज्य में शामिल कर लिया था, जिसके बारे में यानी कि गुप्त वंश के बारे में हम चैप्टर 9 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, कंप्लीट हो गया है। इतना ही था जिससे हमें पता चला है कि वज्जी भी जो है काफ़ी शक्तिशाली था मगध की तरह ही, और इसका शासन लगभग जो है पिछले कुछ 1500 साल पहले तक इसका शासन चलता रहा। उसके बाद गुप्त वंश का इसके ऊपर जो है इन्होंने शासन कर लिया था। देखिए, अश्वमेध घोड़े को जो है अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये कथन क्या है, सही है या गलत? तो ये सही है। राजा के ऊपर जो है सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, सारथी नहीं, वो पुरोहित जो है जल छिड़काव करता था। ये जो गलत हो जाएगा। पुरातत्वविदों को जो है जनपदों के बस्तियों में महल मिले हैं, तो ये गलत हो जाएगा, उनको महल नहीं मिले हैं, उन्होंने वहाँ पर बस झोपड़ियाँ मिली हैं, झोपड़ियों में रहते थे सब। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखते थे, तो उसमें अनाज नहीं रखते थे, वे जो कोई विशिष्ट जो है वो हो जाता था ना कार्यक्रम, किसी भी प्रोग्राम या फिर बार हम बोलते हैं ना किसी भी त्यौहार के ऊपर जो गेस्ट आते थे, गेस्टों की वजह उनको जो है उनमें भोजन परोस कर देते थे, अनाज नहीं रखते थे। महाजनपदों में बहुत से नगर जो है किलेबंद थे, तो बिल्कुल सही है, किलेबंद करते थे, क्योंकि उनको एक तो रक्षा करनी होती थी जो है अपने किले की या फिर अपने नगर की, इसलिए वो चारों तरफ किलेबंदी करते थे। तो ये चैप्टर था, इसकी जो PDF मिल जाएगी तो आप एक बार देख लेना और नोट्स भी बना लेना साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए सभी चीज़ें। वीडियो अगर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को गुड लक, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।